Okay, start. Today I will discuss about question number 10 and 10 क्वेश्चन के अंदर भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो बना लेते हैं फॉर्मेट, थोड़ा फास्ट करेंगे। क्वेश्चन का ध्यान रखना है आप लोगों को। ट्रेडिंग and profit and loss account for the year ending 2000। तो ईयर एंडिंग कौन सा गिवन है देखते हैं इसके अंदर। ईयर एंडिंग जो यहां पर गिवन है 31 मार्च 2005 है। 31 मार्च 2005। और इस तरह से हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, फॉर्मेट बना लिया है। अब वन बाय वन चेक करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें किसकी नीड होती है? हमें नीड होती है ओपनिंग स्टॉक की। तो हम यूज करेंगे पहले ये बियर साइड है, वो शेयर साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे टू ओपनिंग स्टॉक। और हमारे इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो हमें कितना दिया गया है? ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो कितना दिया गया है? ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना गिवन है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर? तो अभी चेक कर लेते हैं कि गिवन है या नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है और अमाउंट है 57,600। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखते हैं, इसमें सबसे पहले ही लिखेंगे 57,600। इसके बाद हमें नीड होती है परचेज की। तो टू परचेज। और क्या हमारे पास परचेज रिटर्न भी है? परचेज रिटर्न गिवन और नॉट। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास परचेज रिटर्न गिवन है या नहीं है। तो हमें सेकेंड लाइन में गिवन है, तो पहले परचेज को अंदर लिखेंगे। फिर हम लोग परचेज का अमाउंट है 3,52,000, 3,52,000। तो अंदर हम लिखेंगे 3,52,000, 3,52,000। रीजन क्या था? रीजन ये था कि परचेज रिटर्न भी है। परचेज रिटर्न नहीं होगा तो हम डायरेक्टली बाहर लिख देते और हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना है? देखिए परचेज दिया होता है लेकिन परचेज का रिटर्न सीआर होगा, रिवर्स होता है। सेल्स सीआर होता है बट सेल्स का रिटर्न डीआर होगा। तो यहाँ पे जो रिटर्न है उसमें हमें सीआर वाला अमाउंट लेना है। आई मीन अमाउंट हमें कितना लेना है बताइए? कितना अमाउंट लेना होगा? हमें अमाउंट लेना होगा 12,000 रुपीज। और इस तरह से अमाउंट है 3,40,000, 3,40,000। कितना अमाउंट आ गया? 3,40,000 रुपए का अमाउंट यहां पर आ गया है। उसके बाद हमें देखना होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहले है कैरीज इनवर्ड्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? कैरीज इनवर्स। और कैरीज इनवर्स का जो अमाउंट हमें गिवन है वो है 7,000। कितना अमाउंट गिवन है? 7,000। इसके बाद देखिए ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, और अब हम लिख रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
अब हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और उनमें हमने सबसे पहले लिखा कैरीज इनवर्ड्स। देन हम बात करें नेक्स्ट की, कैरीज आउटवर्ड है वो डायरेक्ट नहीं होता। फ्यूल एंड पावर, क्या ये भी डायरेक्ट है? फ्यूल एंड पावर क्या ये भी डायरेक्ट है? हाँ, फ्यूल ईंधन बोलते हैं इसको हिंदी में, पावर तो हम बिजली मशीनों के लिए काम में लेते हैं, तो ये हमेशा मशीनों को चलाने के लिए होते हैं। मशीन क्यों चलाते हैं? क्योंकि ताकि हम माल बना सके, तो ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्यूल एंड पावर। इसका जो अमाउंट है वो कितना है? फ्यूल एंड पावर का जो अमाउंट है गिवन आपको 24,800। फिर हम बात करते हैं आगे, तो आगे ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। क्या बैड डेब्ट डायरेक्ट है? तो बैड डेब्ट माल बेचने के बाद पैसा जो हमें नहीं मिलता उसे कहते हैं, इसलिए डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो माल को गोदाम में लाने तक के लिए होते हैं, इसलिए बैड डेब्ट नहीं लिखेंगे। डेटर क्रेडिटर एसेट्स लायबिलिटीज है, नहीं आएगा। कैपिटल भी लायबिलिटीज है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, वो भी इसमें नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम तो है बट इनडायरेक्ट है, इसलिए नहीं आएगी। इस तरह से एक और है वेजेज एंड सैलरी। वेजेज एंड सैलरी कौन सा एक्सपेंस है? वेजेज एंड सैलरी कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। लेकिन वेजेज एंड सैलरी नहीं होता, सैलरी एंड वेजेज होता, तो क्या तब भी डायरेक्ट होता? वेरी गुड। लेकिन वेजेज सैलरी डायरेक्ट, सैलरी वेजेस इनडायरेक्ट। हम यहां लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरीज। अमाउंट बता दीजिए कितना है? अमाउंट बता दीजिए कितना है वेजेस एंड सैलरीज का? 28,800। 28,800। क्या और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? तो हमारे इस क्वेश्चन में और कहीं भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो हम सीआर साइड में आते हैं। सीआर साइड में सबसे पहले हमें यूज करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स। तो सेल्स का जो अमाउंट हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में वो है 5,60,000 रुपीज। 5,60,000 रुपीज। और इसमें से हम लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। क्या लेस करेंगे? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का अमाउंट डेबिट वाला होगा, आई मीन 9,600 रुपए होगा। तो बताइए कितना अमाउंट बचेगा? तो आई थिंक 5,50,400 आएगा, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है ऋतिक। ऋतिक क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए थे और वही चैप्टर चल रहा है जो आपका पहले चल रहा था। हमने किसी भी चैप्टर को अभी आगे नहीं पढ़ा है, उसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। पहले उसके एग्जाम्पल क्लियर किए थे और अब उस क्वेश्चन के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ टाइम से आप क्लास नहीं ले रहे हो, इसका टॉपिक आपका रह गया। एग्जाम क्वेश्चन 10 चल रहा है, 10 चल रहा है, 9 तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 10 की हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट, वित्तीय विवरण फर्स्ट का 10th क्वेश्चन चल रहा है। अब यहां पे बात करते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं? बाय क्लोजिंग स्टॉक। मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है, ये तो ऑलवेज एडिशनल इंफॉर्मेशंस में गिवन होता है। और इन दिस क्वेश्चन हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? तो अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 30,000 रुपीज। अब क्या करना है? हमने सारी डायरेक्ट नेचर की इंफॉर्मेशन लिख दी है, आई मीन ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली है, लिख दी है। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका टोटल लगाएंगे सीआर साइड का, तो ये आएगा 3,80,000 सॉरी 5,80,400। ऐसे डीआर साइड का भी टोटल लगाएंगे, तो बताइए डीआर साइड का टोटल कितना आएगा? डीआर साइड का टोटल यानी इन ट्रांजैक्शन का जो टोटल है, जल्दी से करके बताइए
कितना आएगा, जल्दी बताइए। ओनली आपके 5 ट्रांजेक्शन है, इनका टोटल आप बता रहे हो 460200, तो डिफरेंस भी बता दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस भी बता दीजिए, डिफरेंस कितना आएगा। एक लाख 20,200, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। आपकी बुक में आंसर क्या लिखा हुआ है, देखिए आपकी बुक में आंसर कुछ और ही दिया हुआ है। आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो कुछ और ही है। ठीक है, आपने गलती कर दी, ठीक है, कैलकुलेशन चेक करना है, सभी स्टूडेंट कैलकुलेशन चेक कीजिए, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन मैं केवल आपका ले रहा हूं, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो आपका अपना होता है, रूल्स कंसेप्ट हम आपको समझाएंगे। सभी स्टूडेंट करके देखिए, ये तो चलो मैंने बता दिया, इसका क्या यही आ रहा है क्या, सभी टोटल करके देखिए, देखिए आर्थिक टोटल करके बताइए कितना है इनका, इनका टोटल कितना आएगा। रीटोटलिंग करके देख लीजिए कितना आएगा, रीटोटलिंग करके देख लीजिए कितना आएगा, गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, रीटोटल करके देख लीजिए एक बार। ये साइड का टोटल करेक्ट है, इस साइड का चेक करना है आप लोगों को। आगे के मैं कर देता हूं 00816 458,200 458,200, तो 200 यहां पे अप हो गया, 122,200 122,200। हाँ, अब आपका आंसर मैच हो गया है। तो कैलकुलेशन को जरूर देखना आपको, 122,200, 1,22,200, बैलेंसिंग फिगर कहाँ लेके जाएंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल करने की बात करें तो जो ज्यादा होता है, जो मोर होता है, उससे हम लिखते हैं, आई मीन 580,400 क्या आपके समझ में आ गया है यहां तक, क्या आपके समझ में आ गया है, यस और नो, सभी रिप्लाई करके बताइए। ट्रेडिंग अकाउंट लगभग सबका पढ़ा हुआ है, यदि आप तो क्लास आज काफी लेट अटेंड की है, इसको वापस से करना है, ठीक है। एंडिंग स्टेज पे आके हम किसी टॉपिक को समझते हैं तो समझ में नहीं आता, वो निकल जाता है पूरा। और पिछले 4 दिन से हम लोग यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर है उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम्पल में के टाइम पे आपने क्लास अटेंड की थी, उस टाइम पे आपको मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, इसमें कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं, सारे डिस्कशन हुआ था, ठीक है। एक और बात मैं आपसे कहूंगा, बताना चाहूंगा कि अब आप डेली मैं रिवीजन के तौर पे शॉर्ट वीडियोस सेट करूंगा, तो पहले मुझे बताइए, यस और नो बता देना कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं पढ़े हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो चैप्टर है जनरल वाला यानी स्टार्टिंग के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। आपके स्टार्टिंग चैप्टर आपने नहीं पढ़े ना,
प्रीत आपने पढ़े स्टार्टिंग चैप्टर, सॉरी ऋतिक, तो मैं स्टार्टिंग के चैप्टर पर फिर से शॉर्ट वीडियोस में आपका सेंड करूंगा। आज से ही वीडियो आपका सारा स्टार्ट हो जाएगा, ताकि जिनका स्टार्टिंग का बेस छूटा हुआ है उनका वो बेस धीरे धीरे क्या होगा, कवर होता चला जाएगा और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हम बनाते हैं P&L अकाउंट। ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट होता है और नीचे का पार्ट P&L अकाउंट होता है, और उसमें सबसे पहले हम जीपीओ ट्रांसफर करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, और यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 1,22,200। अब जो आपका P&L अकाउंट है उसमें हमें डायरेक्ट नेचर के ट्रांजैक्शन नहीं लिखने हैं, इनडायरेक्ट नेचर के ट्रांजैक्शन लिखने हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि एसेट्स और लायबिलिटीज तो ना तो इसमें आएंगे, यानी ना तो ट्रेडिंग में आएंगे और ना ही P&L अकाउंट में हमें लिखने हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले क्या गिवन है इनडायरेक्ट में, सबसे पहले डायरेक्ट में क्या गिवन है, कैरीज आउटवर्ड्स, कैरीज आउटवर्ड्स, तो टू कैरीज आउटवर्ड्स, और कैरीज आउटवर्ड्स का जो अमाउंट हमें गिवन है 3,360, 3,360। कैरीज का जो भाड़ा होता है, किराया भाड़ा जो कहते हैं, आउटवर्ड यानी माल को बेचने के लिए, माल को आउट करने के लिए जो कैरेज होगा वो कैरेज आउटवर्ड है, इसमें इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये परचेज पर्पस से नहीं है, सेल्स पर्पस से है। परचेज पर्पस से जो कैरेज होता है उसको इनवर्ड कहते हैं, वो डायरेक्ट होता है इसलिए वो कहां पे आता है, ट्रेडिंग में आता है। आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है इसलिए वो P&L में लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो हमारे पास है बैड डेट्स, डूबत ऋण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डूबत ऋण, बैड डेट्स। माल को बेचते हैं और बेचने के बाद जब पैसा डूब जाता है, कस्टमर हमें अमाउंट नहीं देता है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। और बैड डेट का अमाउंट कितना है, तो यहां पर जो बैड डेट का अमाउंट हमें गिवन है वो है 9,950, 9,950। देन आफ्टर बैड डेट हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। किधर लिखना है इसको, इधर लिखना है या इधर लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेचर का है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो इनडायरेक्ट नेचर का वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका अमाउंट देखिए, आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसके सीआर साइड में है या डीआर साइड में है, तो बताइए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस गिवन है उसमें सीआर साइड में है डीआर साइड में, सीआर साइड में है तो सीआर साइड में इनकम आती है, सीआर साइड में जाती है इनकम, और ये इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है इसलिए इसको कहां लिखेंगे, सीआर साइड में ही लिखेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसका जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, वहां नहीं है, इन्वेस्टमेंट होती है एसेट्स, और एसेट्स कहां आती है, बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है और एसेट्स कहां आती है, बैलेंस शीट में। यहां तो लिख ही नहीं सकते, यहां तो हम इनकम और एक्सपेंस ही देखते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज को नहीं देखते। क्या आपकी अब ये बात समझ में आ गई है, इंटरेस्ट क्या है। ऋतिक कल इससे पहले वाले एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, केवल संतु रेगुलर क्लास ले रही है, हम लगातार क्वेश्चन सोल्व करें, 1 से लेकर 9 तक का डिस्कशन हो चुका है, 1 से लेकर 9 तक का डिस्कशन हो चुका है, ये 10th चल रहा है। कल उससे पहले हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल तो पहले हो गए थे। रेगुलर कोई क्लास मिस नहीं हुई है, रेगुलर क्लास चल रही है, आप ओल्ड वीडियोस चेक करना,
सारा लिंक आपके ग्रुप में सेंड किया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 3200 रुपीज। उसके बाद हम बात करते हैं, एक हमारे पास है रिपेयर्स। रिपेयर्स कौन सा एक्सपेंस है? तो रिपेयर्स ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट है बताइए? रिपेयर ऑलवेज इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस होता है। रिपेयर एसेट्स नहीं है, रिपेयर की बात हो रही है। रिपेयर को बोलते हैं मरम्मत। रिपेयर को क्या बोलते हैं? मरम्मत। किसी भी चीज की हम मरम्मत कराते हैं वो एसेट्स नहीं होता है। किसी भी चीज को रिपेयर कराते हैं वो एसेट्स नहीं होता है। रिपेयर एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमारा कंप्यूटर रिपेयर कराते हैं तो कंप्यूटर एसेट्स है, बट उसकी रिपेयर एसेट्स नहीं है, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इज इट क्लियर? क्या बात समझ में आ रही है? रिपेयर एसेट्स की होती है, रिपेयर एसेट्स की होती है, लेकिन एसेट्स की रिपेयर होने से रिपेयर कभी भी एसेट्स नहीं होता है, वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो रिपेयर कितने की करवाई हमने? कितना एक्सपेंस हमने लगाया है? 2400। 2400। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस, जो कि ऑलवेज इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। और जनरल एक्सपेंसेस का जो अमाउंट गिवन है वो 17,000 रुपीज है। 17,000। कितना है? 17,000 रुपए है। उसके बाद आगे चलते हैं। एक वेजेस नहीं आएगा, लैंड बिल्डिंग एसेट्स से कैश नहीं आएगा। मिसलेनियस रिसिप्ट्स, रिसिप्ट का इनकम इधर है बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स। अन्य आय, जिसको अन्य अदर। तो मिसलेनियस में कितनी है? 160 रुपए, 160 रुपीज, 160 रुपीज। सेल्स टैक्स कलेक्टेड लायबिलिटीज होती है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। मैंने लास्ट डे बताया था आपको। इस तरह से हमने 10th क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग और पेबल अकाउंट को कंप्लीट कर दिया है। अब इसका भी हमें डिफरेंस निकालना है, बट बिफोर दिस डिफरेंस हमें दोनों साइड का सेपरेट सेपरेट टोटल करना होगा। इस साइड का और इस साइड का। इस साइड का देखो कितना आता है, इस साइड का हो गया 160, 360, 5, 2, 1। आप भी चेक करना, सीआर साइड में टोटल यही है या अलग है? टोटल कीजिए, ठीक है। डीआर साइड का बता दीजिए, डीआर साइड का भी बता दीजिए कितना आएगा टोटल। 4 ट्रांजैक्शन है हमारे पास केवल, सभी 32,710, 32,710। डिफरेंस बताइए कितना आएगा? 92,850, 92,850। आंसर मैच हो गया अपना ये। टू नेट प्रॉफिट 92,850। बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। इस तरह से ट्रेडिंग और पेडल का जो वर्क है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप आपके समझ में आ गया है। इतना ही कहूंगा, इतना ही कहूंगा, रेगुलर क्लास लोगे सब कुछ समझ में आएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और एक बड़ी फैसिलिटी है कि आपके पास वीडियो के लिंक आते हैं, तो लिंक के बेस पर
सब कुछ स्टडी कर सकते हो स्टार्टिंग से, कोई क्लास मिस हो जाती है और वीडियो चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की तरह से। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2005। बैलेंस शीट में तो क्या आता है, लायबिलिटीज आता है, अमाउंट फिर आता है इसमें एसेट्स और अमाउंट, ये हमने बना दिया है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट में ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपेंस और इनकम नहीं आती है। एक्सपेंस और इनकम तो ट्रेडिंग एंड पेंडल में आती है, जो डायरेक्ट नेचर की है वो ट्रेडिंग में, जो डायरेक्ट नेचर की है वो पेंडल में। पर एसेट लायबिलिटीज इसमें नहीं आती है। एसेट्स और लायबिलिटीज तो कहां आती है, बैलेंस शीट में आती है। तो फिर से मैं कहता हूं, आज से आपको मेरी ओल्ड टॉपिक के लिए फिर से आज से पढ़ा के 15 मिनट के वीडियोस आपको सेंड करूंगा, ताकि देखकर जो जिनका पहले से पढ़ा हुआ उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनका पढ़ा हुआ नहीं है उनके स्टार्टिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है एसेट्स में या लायबिलिटीज में। तो डेटर्स से सबसे पहले गिवन है, डेटर्स ऑलवेज एसेट्स होती है, डेटर के साथ क्रेडिटर भी है, वो लायबिलिटीज होती है। डेटर्स एसेट्स होती है, क्रेडिटर लायबिलिटीज होती है। तो डेटर का जो अमाउंट गिवन है वो है 1,31,200, 1,31,200 और उसका अमाउंट है 48,000। क्रेडिटर का अमाउंट है 48,000। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल। ये क्या है, किधर आएगा कैपिटल, क्या है किधर आएगा बताइए। दिस साइड वी कैन रिकॉर्ड एब्सोल्युटली कैपिटल लायबिलिटीज है, तो कैपिटल लायबिलिटीज है अंदर लिखेंगे। अंदर क्यों लिखेंगे इसको, क्योंकि इसके लिए कुछ ट्रांजैक्शन भी है, कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट भी है। कैपिटल में कितना अमाउंट हमें गिवन है, तो हमारे क्वेश्चन में जो कैपिटल है वो है 3,48,000, 3,48,000। इसमें ऑलवेज हमें नेट प्रॉफिट ऐड करना होता है, जो यहां से आता है। पीएनएल अकाउंट से ही नेट प्रॉफिट ऑलवेज आएगा 92,850। बताइए टोटल कितना आएगा। एनपी को ऐड करने के बाद, नेट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। ये लिखा 3,48,000, थोड़ा सा गलत होगा, 3,48,000 अब क्लियर कर दिया मैंने। 448,50। ड्राइंग भी है क्या, ड्राइंग भी है या नहीं है, क्या हमारे पास ड्राइंग नहीं है, देख लेते हैं एक बार। नहीं है, कोई बात नहीं, तो इस अमाउंट को सीधा बाहर निकाल दो, 4,4,0,850। आगे देखते हैं, आगे के ट्रांजैक्शंस चेक करते हैं। उसके बाद है कैपिटल हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स होती है, और इन्वेस्टमेंट जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसका अमाउंट है 32,000 रुपीज। 32,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट के बाद लोन, लोन किधर आएगा, इन्वेस्टमेंट के बाद लोन, लोन किधर आएगा। लोन क्या होता है हमारे फॉर्म के लिए, लायबिलिटीज है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और लोन का जो अमाउंट गिवन है वो कितना गिवन है, लोन का जो अमाउंट है कितना है, 16,000 रुपीज। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, और जो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है वो 2,88,000, 2,88,000।
उसके बाद हम आगे बात करते हैं कैश इन हैंड, ये भी एसेट्स है। ओल्ड वीडियोस में सबके बारे में प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। 32,000। फिर एक बच गया हमारे पास सेल टैक्स कलेक्टेड। सेल टैक्स कलेक्टेड का जो अमाउंट है हमारे पास कितना गिवन है, 8350। 8350। जल्दी से टोटल करके बताइए दोनों साइड का। एक चीज क्या कंप्लीट हो गया ना, या कुछ रह गया? हाँ, क्या सब कुछ रह गया या कंप्लीट हो गया? क्या रह गया बताइए। मैंने कल भी पूछा था, लास्ट डे पूछा था। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही मिलता है। कितना अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक का गिवन है उस सीट के नीचे, उस टेबल के नीचे, 30,000 रुपीज। अब आप टोटल कर लीजिए दोनों साइड का, आई मीन एसेट साइड का भी टोटल कर लीजिए और लायबिलिटी साइड का भी टोटल कर लीजिए और मुझे बता दीजिए एसेट्स का कितना आ रहा है, लायबिलिटीज का कितना आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रखना है और करेक्टली रखना है। ज्यादा फास्ट के चक्कर में इनकरेक्ट हो जाए वो हमें नहीं करना है। बताइए एसेट्स का कितना आ रहा है। हो गया? क्या टोटल हो गया आपका? एसेट्स का और लायबिलिटीज का सेपरेट सेपरेट। एसेट्स में हमारे पास 5 ट्रांजैक्शंस हैं, लायबिलिटीज में हमारे पास 4 ट्रांजैक्शंस हैं। तो इनका टोटल हमें करना है। हाँ संजू, कितना है टोटल? आरती, संजू, ऋतिक, टोटल में कितना है? 253 आ रहा है आपका एसेट्स का। मैं एक बार से लिख देता हूँ। अब आप लायबिलिटीज का भी लगा लीजिए। एसेट्स का आपने कर लिया है तो लायबिलिटीज का भी लगा लीजिए। संजू ध्यान दो, गलत है वैसे आपका। गलत क्यों है देखना बोर्ड पे एक बार। 2,88,000 तो एक बार में अमाउंट है। 2,88,000 तो एक बार में अमाउंट है, तो टोटल कम कैसे हो सकता है? टोटल तो ज्यादा ही होगा ना। आई थिंक हो सकता है आपने 2,800 ले लिए हो। हो सकता है आपने 2,800 ले लिए हो। यहाँ पे 2,88,000 है, तो टोटल तो इससे ज्यादा आना चाहिए। टोटल तो आपका ज्यादा आना चाहिए। क्या किसी और ने टोटल किया है? चलो लाइब्रेरीज का मैं कर देता हूँ। एसएस का आप करते रहिए। 0 0। ऋतिक कौन सी साइड का बता रहे हो? ऋतिक आपने एसेट्स का टोटल किया है, लाइब्रेरीज का टोटल किया है, कौन सी साइड का टोटल किया है? लाइब्रेरीज का तो मैंने कर दिया है।
आपने भी इसी का किया है, फिर एसेट्स का किया है। ओके चलो तो ठीक है, एसेट्स का भी चेक कर लो। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल आ गया है, और इक्वल आना ही चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके समझ में आ गया है? क्या क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके समझ में आ गया है? ठीक है, अब हमारे टोटल कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं सेट में? 15। 10 हमने सोल्व कर लिए हैं, 5 और बाकी हैं। तो अभी जो हम नेक्स्ट क्लासेस से पढ़ेंगे 10 से आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कल 11, 12, 13 जो भी है। आप भी पहले सेपरेटली घर से प्रैक्टिस करना, ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही थी। हमें मिस्टेक को फाइंड आउट करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे।